everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस के नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमें हमारा चैप्टर रिवाइज कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि वो ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं। तो फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। तो हमें पता है, हमने दो तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, राइट। तो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर भी एक क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, और उसमें होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी cellular organisms, right? Uni means what? Uni means one. So these are one celled organisms, right? And multi means, what does this word multi means? This means many. So there are many cells in these organisms. So हमसे पूछा गया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑफ कोर्स ये ट्रू है, इट इज ट्रू, राइट। देन मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। तो जो मसल सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। तो मसल सेल्स हमारे ब्रांच्ड नहीं होते हैं। मसल सेल्स हमारे ऐसे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है अपने हार्ट के सेल्स में, दैट इज कार्डियक सेल्स, राइट। उनमें ब्रांचिंग होती है, लेकिन मसल सेल्स में ब्रांचिंग नहीं होती है। सो दिस इज फॉल्स, राइट। देन कमिंग ऑन टू द सी पार्ट, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट जो है वो ऑर्गन होता है, तो नहीं होता है, राइट। हम पढ़ क्या रहे हैं चैप्टर? सेल, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, राइट। तो ये जो सेल है, अगर हम कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखें तो क्या उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं? नहीं, वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं और यही सेल उनके सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सो द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल, नॉट ऑर्गन। सो ये अगर सेल होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन अभी के लिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। देन अमीबा हैज इरेगुलर शेप। तो अमीबा हमने एक बेसिक सा ऑर्गेनिज्म पढ़ा था जो कि यूनिसेलुलर है, और हमने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है। उसकी शेप पढ़ी थी। तो शेप हमने पढ़ी थी कि कुछ ऐसे इरेगुलर शेप होती है, और ये जो होता है ये वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। सो दिस हैज इरेगुलर शेप, ठीक है। तो इरेगुलर शेप, अगर यहाँ पर इसको खाना दिखेगा ना, तो ये जो इसकी बॉडी है ना, ये अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड करके इस खाने की तरफ एकदम टूट पड़ेंगी, राइट। सो दे हैव इरेगुलर शेप, their body is irregularly shaped, the cell is irregularly shaped, right. So sorry, this is true, not false, right. So this statement is true. So I hope ये आपको क्लियर हुआ है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, What function do nerve cells perform? तो ये जो nerve cells होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं neurons, right? So there are millions of neurons inside our body, right? So this cell is related to our brain, our central nervous system. Okay, तो ये कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है,
राइट। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो हमें इधर ये दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। उसके बाद जो ये एक्सटेंशंस होती हैं, ब्रांच्ड एक्सटेंशंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। उसके बाद यहाँ से ये एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, राइट। और एक्सॉन के ऊपर एक शीट होती है, एक कवरिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीट, राइट। और इसके अंदर के सेल्स को बोला जाता है श्वान सेल्स, राइट। उसके बाद अगर आप इसको देखोगे कि एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, वो कहीं कहीं पर मिसिंग होती है, और उन जगहों पर जहां पर वो मिसिंग होती हैं उनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रिनवायर, राइट। और जो डेंड्राइट्स के ऑपोजिट वाला एंड होता है एक न्यूरॉन के अंदर, एक नर्व सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। ये एक लंबा सा एक्सॉन है, और जो इसका एंड है उन्हें हम बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल्स, राइट। तो हम इसको बोल सकते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल, राइट। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है या नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, सिंपल। अब हमसे एक दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वो ये है कि व्हाट फंक्शंस डू नर्व सेल्स परफॉर्म, नर्व सेल्स का फंक्शन क्या होता है। तो नर्व सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। जो मेन फंक्शन है वो है मैसेजेस को ट्रांसमिट करना टू द ब्रेन फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन्स एंड वाइस वर्सा, मतलब रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन को भी सिग्नल्स देना, राइट। तो हम जो भी करें, मान लो सामने एक डॉग आ गया एंड यू आर स्केर्ड ऑफ अ डॉग, तो क्या होगा, जैसे ही आपकी आईज देखेंगी, ठीक है, तो जैसे उन्होंने रिसीव किया कि ओके डॉग आ गया है, फटाफट से ये सिग्नल हमारे ब्रेन को जाएगा, ठीक है। और ब्रेन से वापस से ये सिग्नल आएगा हमारी लेग्स को कि भागो, राइट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज न्यूरॉन्स, दे ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू रिसेप्टर ऑर्गन्स, और एंड फ्रॉम दीज रिसेप्टर ऑर्गन्स टू वेयर, टू ब्रेन, ठीक है। अब जैसे गलती से आप कभी कोई गर्म बर्तन टच कर लेते हो, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे आपका हाथ वहां से हटेगा, तो दीज मैसेजेस विच आर बीइंग ट्रांसमिटेड, मतलब ये जो मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं ना, ये जो सिग्नल्स मूव हो रहे हैं, ये मतलब बहुत ही लेस देन अ सेकेंड ले रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे ही आपने हाथ लगाया आप एकदम हाथ हटा लेते हो, आपको गर्म लग जाता है, तो ये आपका रिसेप्टर ऑर्गन है स्किन, ठीक है। जैसे ही आपका हाथ लगा, यहाँ से सिग्नल फटाफट गया ब्रेन को, और ब्रेन से वापस आया कि हाथ हटाओ, और बिना सोचे समझे हम क्या करते हैं, हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। इट इज दैट क्विक, राइट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज बेसिकली, अब जब हमने सेल पढ़ा था, ठीक है, सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि बड़े सारे ऑर्गेनेल्स हैं, कोई न्यूक्लियस है, कोई गोल्जी बॉडी है, फिर और भी बहुत सारे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स है, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये बेसिकली कहाँ पर होते हैं, एक ड्राई से स्ट्रक्चर में होते हैं, नहीं, इसके अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर एक जेली सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट। तो ये जो जेली सब्सटेंस होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। क्योंकि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ना उसका अपना साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये हमारा सेल है और ये न्यूक्लियस है, राइट, तो अब यहाँ पर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट।
अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स है, इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, लाइसोसोम्स हैं, राइट। और क्या है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात कर लें तो यहाँ पर प्लास्टिड्स भी होते होंगे, राइट। तो दिस इज अ साइटोप्लाज्म, एक jelly like substance. Then coming on to our B part, that is nucleus of a cell. तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, तो जो सेल का न्यूक्लियस होता है ना, वो एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक सेल का, ठीक है। तो अगर ये हमारा एक सेल है और सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और बाहर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, पहले अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है शेप में, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप। और कहाँ पर होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इट इज इन द सेंटर ऑफ द सेल, तो हम लिखेंगे इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, राइट। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इट हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये इसको सेपरेट करती है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को सेपरेट करती है फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ओके। उसके बाद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस, तो इसमें बेसिकली छोटे 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 पोर्स होते हैं, और ये पोर्स जो होते हैं ये किस लिए होते होंगे, सोचो अगर पोर्स हैं तो ये क्या करेंगे, ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस अंदर आएंगे कुछ बाहर जाएंगे, इसीलिए ये यही काम करते होंगे, राइट। सो इट इज पोरस एंड इट अलाउज द मूवमेंट बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। देन इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। कुछ ऐसे इसके अंदर का स्ट्रक्चर अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ, तो इसमें कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और इन वैसे तो ये हमें कैसा लगता है, ऐसे कुछ क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये हमें ऐसे ही मिलता है, लेकिन मतलब ऐसे इंटैंगल्ड से थ्रेड्स होते हैं ना, वैसा होता है, लेकिन हमें इनकी एक्चुअल शेप तब देखने को मिलती है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो जब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे, इवन 9th क्लास में 10th क्लास में जब आप जाओगे तो आप सेल डिवीजन पढ़ोगे, तो आप उसमें पढ़ोगे कि सेल डिवीजन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो एक्चुअल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमें उन स्टेजेस में पता चलता है, ठीक है। और इनके ऊपर क्या होते हैं, इनके ऊपर होते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम बोलते हैं जीन्स। ये वो जीन्स होते हैं जो ड्यूरिंग है, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि यू लुक लाइक योर मदर और यू लुक लाइक योर फादर और यू हैव इनहेरिटेड, मतलब आपने कोई आपके पापा बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो आपने अपने पापा से वो चीज़ ली है, तो ये बेसिकली कैसे आ रही है, इट इज़ हेरिडिटी, राइट। तो ये जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, राइट। सो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और इनके ऊपर होते हैं जीन्स जो कि इनहेरिटेंस में, जिनका रोल होता है इनहेरिटेंस में, कि मतलब जो भी हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से बहुत रिजेंबल करते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है, एक बेटी है, वो अपनी मदर से बहुत रिजेंबल करती है। वो क्यों कर रही है, क्योंकि उसको अपनी मदर से कुछ जीन्स मिले हैं जो उनके फीचर्स को एक जैसा बना रहे हैं, राइट। तो ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अब हमने न्यूक्लियस पढ़ा, राइट। अब न्यूक्लियस हमने ये भी पढ़ा कि इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म से जो न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट होता है
उसको सेपरेट करती है, स्पेशली ये क्रोमोसोम्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग हेरिडिटी, ड्यूरिंग सेल डिविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कंट्रोल सेंटर बोलते हैं हम इसको, वी कॉल न्यूक्लियस एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मतलब जो न्यूक्लियस है ना वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, right? So I hope this part is again clear to everybody. Let's see our next question. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स। तो सेल का कौन सा पार्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पढ़ा है, हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ हमारा सेल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, एंड अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो बाहर क्या होगी, सेल वॉल भी होगी, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके बाहर सेल वॉल भी होगी, और उसके अंदर हमें कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, राइट। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, राइट। और क्या होता है इसमें, ऐसे कुछ क्यूट लुकिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कुछ गोल गोल हमारे लाइसोसोम्स होंगे। इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ये क्या होंगे, ये होंगे राइबोसोम्स, राइट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि ये अंदर से सेल कभी भी ड्राई नहीं होता है, इसके अंदर होता है एक jelly like substance and what it is called। तो आप सबको अभी तक आंसर आ ही गया होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ है। तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म, ओके। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेक स्केचेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्केच बनाने हैं। तो जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होता है उसमें कुछ ही डिफरेंसेस होते हैं, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे उसके आउटर स्ट्रक्चर से, ठीक है, आउटर वॉल्स से बेसिकली। तो अगर हम देखें अपना प्लांट सेल, मतलब ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट करा देगी। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक और लेयर की, तो आप देखोगे कि इस सेल में सिर्फ एक ही लेयर है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एक ही है। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दीज आर एनिमल सेल्स, ठीक है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। वहीं पर अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो उसमें हमेशा एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। अब ऐसा क्यों है कि ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है और एनिमल्स में नहीं। ये इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि प्लांट स्टेशनरी होते हैं, वो कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, राइट। तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, लेकिन वो वहीं पर रहते हैं, वो वहाँ से मूव नहीं करते हैं। तो उनके सेल्स को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है और इसलिए उनके सेल्स के पास होती है एक एक्स्ट्रा वॉल दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। तो इसी से हमें पता चल गया कि वो एनिमल सेल है और जो फर्स्ट वाला सेल है दैट इज प्लांट सेल, राइट। अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल्स के अंदर होता है जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, राइट। तो दोनों सेल्स में ये कॉमन है, दोनों सेल्स में आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो बीच में यहाँ पर ग्रीन येलो है, यहाँ पर कुछ ग्रीन सा है, सो दिस इज साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक सेल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं।
तो वो क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। जो डिफरेंट चीजें हैं उनको मैं बॉक्स में डाल दूंगी ताकि हमें पता हो कि ये अलग चीज है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, राइट। तो अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी है और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी है, तो दोनों सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? ये अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा ना कुछ अंदर से ऐसा इनर मेम्ब्रेन टाइप इसके अंदर एक लेयर होती है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप एक्चुअल स्ट्रक्चर पढ़ोगे और आपको पता चलेगा कि अंदर से ऐसे मतलब फोल्ड्स क्यों होते हैं इसमें, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो होता है एक सेल का पावर हाउस, ठीक है। दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। अब इसको पावर हाउस हम क्यों बोलते हैं? पावर हाउस हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी एक सेल को एनर्जी चाहिए होती है वो सारी की सारी एनर्जी कौन बनाता है? वो बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, दैट इज गोल्जी एपरेटस। तो अगर आप देखो तो ये ऐसे कुछ आपको ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे लेयर की फॉर्म में, राइट। यहाँ पर भी हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस, राइट। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पैकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में सेल की हेल्प करते हैं। अब जैसे कोई भी एक चीज़ है सेल की, वो एक ही जगह पे बन रही है, राइट, वो हर एक पार्ट में नहीं बन रही है। अब यहाँ से वो चीज़ कहीं और भी चाहिए होगी, राइट। जैसे कि प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स एक जगह पर बन रहे हैं, अब बॉडी में वो और जगह भी तो चाहिए हैं, तो उनको पैक करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना वो काम होता है गोल्जी एपरेटस का, ठीक है। उसके बाद है हम अगली जो चीज़ हम देखेंगे वो हम देख रहे हैं सेंट्रियोल्स। तो अगर आप देखो सेंट्रियोल्स तो आपको ये प्लांट सेल में ना कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये एक्सक्लूसिव होते हैं एनिमल सेल्स में, और यू कैन से नॉट एक्सक्लूसिव बट ये हायर प्लांट्स में, तो हायर प्लांट्स के सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, बट ये सिर्फ लोअर प्लांट्स में हमें कई बार देखने को मिलते हैं और ये होते हैं एनिमल सेल्स में, राइट। अब सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल्स में क्यों होते हैं? क्योंकि बोला जाता है कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये सेल डिविजन में बहुत हेल्प करते हैं। जब आप सेल डिविजन पढ़ोगे तो आप उसमें कुछ स्पिंडल फॉर्मेशन देखोगे, तो वहां पर जो ये स्पिंडल फॉर्मेशन होती है ना, ये सिर्फ इन सेंट्रियोल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है, राइट। तो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप ये देख रहे हो, ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब आप देखोगे कि ये इसके ऊपर ये कुछ डॉट डॉट्स, ये बीड्स जैसे क्यों नहीं है और यहाँ पर क्यों बीड्स है? क्या ये अलग स्ट्रक्चर्स है? अगर हम एक बेसिक देखें तो ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक होते हैं स्मूथ और एक होते हैं रफ। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कौन से रफ होते हैं, जिनके ऊपर वो बीड्स होते हैं तो उनको रफ बना देते हैं, राइट। सो दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दीज आर बेसिकली राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन्स बनाना। दे आर वेरी हेल्पफुल, लाइक दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो दोनों ही सेल्स में आपको राइबोसोम्स दिखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? ये राइबोसोम्स है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अगर आप सेल के अंदर देखो तो और भी आपको छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बीच बीच में देखने को मिल जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, राइट। अब इसके बाद हम एक ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज न्यूक्लियस, द सेंटर, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, और यू कैन से द ब्रेन ऑफ द सेल। तो जो भी पूरे सेल की एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो हमने जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये हमारे सेल के सेंटर में होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर तो ये बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर स्फेरिकल हमें दिखाई दे रहा है जो सेंटर में है। सो दिस इज न्यूक्लियस, और इसके बीच में जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियोलस। सेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो
दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियोलस। लेकिन आप बोलोगे कि प्लांट सेल में ये थोड़ा साइड में क्यों है? प्लांट सेल में इसलिए साइड में है क्योंकि इसके पास एक एडिशनल स्ट्रक्चर है प्लांट सेल के पास, जो कि बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस से भी बड़ा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूल, राइट? सो वैक्यूल, द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, राइट? अब ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हमें प्लांट एनिमल्स में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं ना, तो हमने पढ़ा था कि वो स्टेशनरी होते हैं प्लांट्स। अब वो मूव नहीं कर सकते, कोई भी कैसी भी एडवर्स कंडीशंस भी हो, उनको वहीं खड़े रहना पड़ता है, राइट? कभी खाना बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है, वो इधर से उधर नहीं जा सकते हैं अपने खाने के लिए, कभी पानी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे खुद को सर्वाइव कर लेते हैं इन कंडीशंस में, इतनी एडवर्स कंडीशंस में? तो उसका रीज़न है ये वैक्यूल। ये इनका एक स्टोरेज यूनिट होता है, यहाँ पर फूड वाटर रिजर्व्स होते हैं जो कि ये सेल यूज करता है, राइट? और वहीं पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इनमें या तो वैक्यूल्स होते नहीं हैं या तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। और क्योंकि जो एनिमल सेल है ना, एनिमल्स जो होते हैं वो एक से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं, तो वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मूव करके उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है, खाने की, पानी की, राइट? तो इनमें वैक्यूल्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट? अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर जो हम बोलेंगे, दैट इज लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स दोनों में होते हैं, ठीक है? तो इसमें मेंशन नहीं है बट लाइजोसोम्स दोनों में होते हैं। लाइजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है इनका? अब देखो, एक सेल है, अब उसमें कोई पार्ट खराब हो गया, कोई पार्ट मर गया, ठीक है? तो वो वहीं नहीं पड़ा रहेगा, ठीक है? नहीं तो वो सारे एनवायरनमेंट को टॉक्सिक कर देगा सेल के अंदर। तो लाइजोसोम्स का काम होता है, जैसे ही उनको पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर जो सेल है या कोई पार्ट है सेल का वो खराब हो गया है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, वो उसको इंजेस्ट करेंगे, खा लेंगे और उसको बिल्कुल डिग्रेड कर देंगे ताकि वो सेल को बिल्कुल भी हार्म ना कर सके, राइट? अब आई होप हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। बस ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आप बहुत 3 ही आई हैं अभी तक, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे मार्क द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल, ठीक है? सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जब भी आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ें तो साथ में डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करें या फिर अपने सामने डायग्राम ज़रूर रखें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको वो क्वेश्चन या वो पार्ट समझने में आसानी होगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है प्लांट सेल और एनिमल सेल का वो एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट? तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो जो हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, हमने डिफरेंसेस पढ़े, तो अब हम उनको लिखेंगे। स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम, राइट? तो बेसिकली ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है, अब हमें उसके बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं, उसी का पार्ट है ये। तो क्या क्या पार्ट, अब हमने तो काफ़ी सारे देखे तो हम वो सारे लिख देंगे। एक तो जो प्लांट सेल्स होता है, अगर हम उसके सेल साइज की बात करें ना, तो प्लांट सेल्स थोड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। दूसरा, प्लांट सेल के अंदर बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है वॉल की, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, और वही वॉल्स सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, ठीक है? उसके बाहर जो प्लांट सेल होते हैं उनमें एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और वो वैक्यूल बहुत छोटा होता है या फिर एब्सेंट होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है? उसके बाद अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है जो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, राइट? अब हमने एक और पढ़ा था, दैट वाज सेंट्रियोल, ठीक है? यहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, और वहीं पर अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो आई होप ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो जब भी आप एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा ड्रॉ करें साथ में, या अपने सामने उसका एक स्ट्रक्चर रखें और फिर उस सेल को स्टडी करें, राइट? तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट द डिफरेंसेस
बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हम डिफरेंसेस बताएंगे। तो हमने बहुत अलग अलग डिविजन्स पढ़ी हैं ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, राइट। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन देयर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन इज प्रोकैरियोट एंड अनदर इज यूकैरियोट, राइट। तो अब ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है बेसिकली वो पुअरली डेवलप्ड होती है। मतलब अगर एक सेल के अंदर अब हम न्यूक्लियस को देखें ना, तो ये प्रॉपर इसकी जो न्यूक्लियस का कंटेंट होता है ना, वो किसी एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनका जो न्यूक्लियस होता है उसकी मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है, और जितना भी न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो उसी मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स का क्या था, दे हैव पुअरली developed nuclear membrane and eukaryotes they have well developed nuclear membrane, ठीक है। अब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या उनका न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें बहुत ही कम सेल ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलते हैं, और यूकैरियोट्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस की, जो न्यूक्लियस के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस है अगर हमारा, या इसको सेल मान लो, ये न्यूक्लियस आया और ये न्यूक्लियस के अंदर हमें एक और राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमने ये पढ़ा भी था, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस एंड दिस इज अ सेल, राइट। सो ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में एंड इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, राइट। तो मेजर डिफरेंस जो है ना वो न्यूक्लियस के बेसिस पर है, ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ classification of organisms and it is based on the type of the nucleus or the arrangement of the nucleus or the nuclear membrane, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, where are chromosomes found in the cell, state their functions। तो क्रोमोसोम्स हमें एक सेल के अंदर कहाँ देखने को मिलते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो हमने जब क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था तो हमने किसके अंदर पढ़े थे, तो क्रोमोसोम्स हमने पढ़े थे एक न्यूक्लियस के अंदर, राइट। कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये ऐसे बिल्कुल एक एंटेंगल्ड थ्रेड की तरह होते हैं जब हम नॉर्मली एक सेल को देखते हैं। जब ये सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो हमें एक्चुअल शेप इनकी समझ आती है, ठीक है। So the chromosomes are in the form of chromatin which are found in the nucleus of the cell। अब इनका क्या फंक्शन होता है, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स और ये ट्रांसफर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, मतलब फ्रॉम पेरेंट टू देयर चाइल्ड और टू देयर ऑफस्प्रिंग, और इससे ही जो सिमिलैरिटीज होती हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो दिखाई देती हैं। सो दे कैरी जीन्स विच हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। तो ये हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन। तो जो सेल्स होते हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ऐसा क्यों। अब हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से बनी हुई है, राइट। मतलब एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से। अगर हम अपनी बात करें, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो मदर से आता है एग,
ठीक है, फादर से आता है स्पर्म, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं सेल्स, सिंगल सेल्स, राइट। ये फ्यूज होके, ये दोनों हेप्लॉइड सेल्स हैं, मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, बट ये दोनों सेल्स हैं, ये दोनों फ्यूज करके एक सेल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या होता है, ये जो सेल है वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है और फिर हम इतने बड़े हो जाते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो हो क्या रहा है, एक सिंगल सेल से ही पूरी की पूरी लाइफ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो सेल्स जो होते हैं, एक तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं लाइफ का, और ये केपेबल होते हैं सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के। तो जब हमने सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो हमने देखा था कि कैसे उसके अंदर अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनल जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में है ऑर्गन्स, राइट। वैसे ही ये छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं, ये सेल के अंदर जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। तो ये एक सेल को इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, राइट। जैसे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम था, एक सेल को एनर्जी देना, उसका पावर हाउस था, वो उसको एनर्जी दे रहा था, राइट। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसी और ऑर्गेनल की, ओके ठीक है, अब हमने बात करी लाइसोसोम्स की। अब कुछ तो खराब हो गया हमारी सेल के अंदर, तो उसको डिग्रेड करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम्स। इस पूरे सेल को कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस, राइट। तो मतलब ये जो एक सेल है ना, इसके अंदर वो सारा पैकेज है कि वो अपना सारा काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस, देन दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। एक इंसान की लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही सेल्स मिलके हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, और यही सेल जो होता है ये खुद में केपेबल होता है हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर है। ये जो सेल्स होते हैं ये अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक चींटी है उसमें एक बहुत छोटा सा क्या बोलते हैं सेल है, और वहीं पर अगर हम बात करें एक एलिफेंट की तो उसके पास एक बहुत बड़ा सा सेल है, ऐसा नहीं होता है। सो देयर आर डिफरेंट साइजेस, देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो हम जब ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे प्लांट और एनिमल सेल्स का, उस टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ हमें प्लांट सेल में ही क्यों मिल रहे हैं। वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, बेसिकली ये प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड एक ऑर्गेनेल है, तो अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। जैसे एक टाइप का प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, दूसरे टाइप का है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। फिर एक और टाइप का है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये है प्लास्टिड्स, ये अलग अलग नाम है। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं हैं, तो ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, वही उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो दस दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस भी किया था। आई होप अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। तो बेसिकली क्रॉसवर्ड जो था वो अलोंग विद दीज क्वेश्चंस वो मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, तो आई थॉट कि वहां पर तो आप खुद ही डालोगे, ठीक है, जो भी आंसर्स हैं। तो हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या ज़रूरी है, तो जब मैंने उस क्रॉसवर्ड में डाला तो मुझे जो मोस्ट सूटेबल लगा दैट वाज क्लोरोफिल। ये तो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, राइट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। उसके बाद टर्म फॉर कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो वो जो कॉम्पोनेंट्स हमने अलग अलग पढ़े थे जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, राइट। उसके बाद है लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। तो हमारी बुक में भी हमने पढ़ा, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, जो लिविंग सब्सटेंस होता है ना सेल का, वो होता है क्या, प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, बेसिकली प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो है ना उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। तो वाओ, बहुत ही सिंपल है, राइट। कौन है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वो है जीन्स। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रीन प्लास्टिड्स। अब ये ग्रीन प्लास्टिड क्या है, जब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था प्लास्टिड अलग अलग तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, तो उस टाइम मैंने नहीं बताया, बट ये डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जैसे ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड्स हैं वो कौन है, दे आर क्लोरोप्लास्ट्स, राइट, सिंपल। तो देख लेना एस वहां फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, तो ये जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बहुत सारे सेल्स जब एक साथ मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, और यही टिश्यूज जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं ऑर्गन्स, राइट। उसके बाद है इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो क्या सेपरेट करता है सेल के कंटेंट को अपने आसपास के मीडियम से, सो दैट इज मेम्ब्रेन। जो मुझे समझ आया था वो था मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बहुत ही लंबा वर्ड था और उतना आ नहीं रहा था, सिंगल वर्ड चाहिए था। देन एम्प्टी स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो एम्प्टी स्ट्रक्चर क्या होता है साइटोप्लाज्म का, सो दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूल। और वैक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें, प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में भी होता है पर छोटा होता है या नहीं होता है। देन अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अभी तो डिस्कस किया, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है। तो क्या है ये है सेल। सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं, मतलब एक तरह के टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ये बहुत सारे ऑर्गन्स किसी एक के अंदर डाल दिए जाएं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे सभी के सभी क्वेश्चंस। तो आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स आपके हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।